गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीबी सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। कल आप लोगों को चंद वंश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया रिवीजन क्लास। आज हम पवार वंश को रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंतर्गत। देखिए ये डिटेल क्लास नहीं होगी दोस्तों, डिटेल क्लास शायद कुछ दिनों में आती रहेगी। और क्योंकि मैंने उत्तराखंड इतिहास डिटेल शुरू कर दिया है वहाँ पढ़ाना, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन इतिहासों के टॉपिकों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पवार वंश, जिसमें मैं आपको सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ाऊँगा फिर से, न कि इसमें कोई व्याख्यान नहीं करूँगा। देखिए पवार वंश के बारे में एक बार वशिष्ठ एवं विश्वामित्र का युद्ध हुआ था। जीतने के लिए एक हवन कुंड करवाया गया आबू पर्वत पर, और वहीं से एक परमार नामक युवक की उत्पत्ति, यहीं से पवार राजवंश की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। देखिए काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी देखिए पवार वंश की स्थापना के संबंध में इतिहासकारों की निम्न राय है। देखिए इसमें पहला है गुर्जर प्रदेश। महाराष्ट्र एवं गुजरात से कनकपाल आया था, इसका उल्लेख चांदपुरगढ़ से प्राप्त एक शिलालेख से मिलता है। और दूसरा प्रमाण हमारे पास गणेश भगवान की मूर्ति जो दाहिने और अन्य स्थान में यहाँ बाईं ओर है, अन्य स्थानों के मुकाबले हमारे यहाँ बाईं ओर है। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। देखिए इसके बाद धार क्षेत्र गुजरात, हरे कृष्ण तुड़ी पातीराम एटकिंसन के अनुसार पवार लोग धार क्षेत्र से आए थे, जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र मिलता है बच्चों। नेक्स्ट है कृष्णराज को पवार वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका अधिकार धार क्षेत्र में था। 1305 में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने धार क्षेत्र को लूटा और पवार वंश भाग करके यहाँ गढ़वाल की ओर आए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। गढ़वाल स्थित आदि बद्री की रचना शैली और गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की शैली एक जैसी मिलती है बच्चों। जो गढ़वाल में आदि बद्रीनाथ की रचना शैली और गुजरात की एवं राजस्थान में जो सोलंकी मंदिर है, इनकी शैली एक जैसी है। गोमुख और आबू पर्वत की बनावट एक जैसी है, ऐसा बताया जाता है। इससे भी कहीं ना कहीं पवार वहीं से आए थे ऐसा। 888 से लेकर 1949 तक पवार वंश के कुल 66 शासक हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यूके प्लस और यूके से कई बार सवाल बना चुका है बच्चों कि आखिर टोटल पवार वंश में कितने शासक हुए हैं, 60, जबकि चंदू वंश में 62। ठीक है, ये फिर से बस रिविजन क्लासेस हैं, जिसमें पवार वंश के 60 राजाओं की मुख्यतः 4 सूचियाँ हैं जो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। इसमें वैकेट की सूची 1849 सबसे विश्वसनीय है। मैं वैकेट की सूची के आधार पर ही आपको पढ़ाऊंगा। पहला हार्डिक सूची 1796, वैकेट की सूची 1849, विलियम की सूची और एडकिंसन की अल्मोड़ा की सूची। ये 4 सूची आपको अल्मोड़ा ये पवार वंश के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो गढ़वाल के राजा, पवार वंश के प्रमुख राजा, पहला राजा आपको कनकपाल पढ़ना है। 888 ईस्वी में आवागमन। अगर संवत की बात करूं 745, कनकपाल के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कनकपाल गढ़वाल यात्रा पर आया था, उस समय गढ़वाल का शासक भानु प्रताप था। देखिए कनकपाल गुजरात से गढ़वाल की यात्रा पर आता है, कोई कहते चार धाम यात्रा पर आया था, जैसा भी आया था ये डिटेल की क्लास में बताऊंगा। कनकपाल गढ़वाल यात्रा पर आया था, उस समय गढ़वाल का शासक कौन था बच्चों? भानु प्रताप। भानु प्रताप इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ और अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर बैठा। दहेज में चांदपुरगढ़ चमोली, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली गढ़ था, कनकपाल अपनी राजधानी यहीं बनाता है और इसको दहेज में चांदपुरगढ़ मिल जाता है और यहीं से अपनी राजधानी सुव्यवस्थित करके यहाँ चलाता है। कौनपुरगढ़ को स्थानीय लोग कनकपाल का गढ़ मानते हैं, जो चांदपुरगढ़ के अंतर्गत। पवार वंश की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी थी। पवार वंश में कुल 66 शासक हुए हैं। शासन टोटल शासक 1 से 36 तक सभी एक प्रकार के गणपति थे बच्चों, जिनका छोटे छोटे गांव पर क्या था बच्चों? अधिकार था। एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है। पवार वंश के संस्थापक के रूप में भी 2 विवाद है। इसमें भी 2 विवाद है बच्चों कि कौन इसका संस्थापक है, कनकपाल व अजयपाल पर। लेकिन संस्थापक देखा जाए तो कनकपाल था, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका किसे माना जाता है? अजयपाल को। अगर सवाल आए कि पवार वंश का संस्थापक कौन, तो कनकपाल राइट आंसर। जबकि वास्तविक संस्थापक पूछा जा सकता है तो आपको अजयपाल राइट आंसर मानना है वास्तविक में। ठीक है, इसके बाद आप सोनपाल स्वर्णपाल पर पढ़ेंगे मेरे साथ। सोनपाल, जिसे हम स्वर्णपाल भी नाम से भी जाना जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसके पुत्रों ने राजधानी को 2 भागों में बांटा था। इसके जो पुत्र थे इन्होंने राजधानी को 2 भागों में बांटा था, एक तो भिलंग घाटी व एक चांदपुर समूह। एक भिलंग घाटी बन गई थी इसके समय में और एक चांदपुर समूह में। सोनपाल ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थापित की, इसे सोनी भिलंगना भी कहा जाता है। यहाँ से शासन करने वाले सभी राजा सोमवंशी कहलाए। जो भी राजा भिलंग घाटी से शासन करने किए उनको सभी को क्या कहा गया? सोमवंशीय। टिहरी के भिलंग घाटी में इसने टिहरी के भिलंग घाटी में खच राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। अशोक चल ने चांदपुरगढ़ पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ का शासक अनंतपाल था, ऐसा बताया जाता है।
नेक्स्ट इसके बाद जो शासक पर हो गया आप मेरे साथ 28वें नंबर का शासक लखनपाल, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। क्यों, कहाँ पर, अभी बताऊंगा। जानकारी सबसे पहले तो ताम्र मुद्रा इसके बारे में, पंवार वंश का ज्ञात तक पहला शासक, स्वयं की मुद्रा छापी थी इसने, यही इंपॉर्टेंट है, स्वयं की मुद्रा किसने छापी थी, पंवार वंश में लखनदेव ने। ठीक है, 1/1/2 व्यास की इसकी मुद्रा मिली है। पूर्व भाग में लखन, पृष्ठ भाग खाली है, पूर्व भाग में इसने अपने नाम की नाम खुदवा रखा है, और जबकि पश्चिमी भाग खाली है। इसकी राजधानी जहाँ बनाई इसने भिलंगना घाटी इसकी राजधानी रही थी। नोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुद्रा की जो लिपि थी वो नागरी लिपि थी। ये कई बार पूछा गया सवाल है कि लखनदेव का था, और लखनदेव का कौन सा जो मुद्रा मिली है उसकी लिपि कैसी थी, नागरी लिपि। आनंदपाल 29वां शासक। इसके बाद इससे संबंधित अभिलेख धारशील गांव चमोली से मिला है हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। धारशील कहाँ है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इससे संबंधित अभिलेख धारशील गांव चमोली अभिलेख, जिससे पता चला है कि अनंतपाल 29वें नंबर का शासक था। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है दोस्तों, इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, अच्छा लगता है तो। इससे संबंधित अभिलेख धारशील अभिलेख, जिससे पता चला है कि इसकी राजधानी कहाँ रही होगी, भिलंगना घाटी में रही थी, ऐसा इस अभिलेख के माध्यम से हमें बताया जाता है। जगतपाल 34वें नंबर का शासक, 1444 से 1460, यह पहला शासक जिसका ताम्रपत्र मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जबकि मुद्रा लखनपाल की मिली थी, जबकि मुद्रा किसकी मिलती है आपको बच्चों, लखनपाल की। 1455 में इसने देवप्रयाग में एक ताम्रपत्र दान किया था रघुनाथ मंदिर में, इसमें भूमिदान का उल्लेख है। रघुनाथ मंदिर में ये ताम्रपत्र आज भी देख सकते हो आप लोग। इसमें इस ताम्रपत्र में साफ साफ लिखा है कि जगतपाल ने एक ताम्रपत्र क्या किया था, मतलब ताम्रपत्र उत्कीर्ण किया है कि इसने मंदिर को क्या किया था, भूमिदान किया था। इसका राज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में बच्चों, राज्य चातुरगढ़ के अलावा इसका राज्य देवलगढ़ व बारसियों तक इसका विस्तार था। इस ताम्रपत्र में इसे स्वयं को रजबार कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ताम्रपत्र में स्वयं को रजबार कहा है, तो आपका जगतपाल। पुष्टि गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक बालकृष्ण भट्ट, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट शास्त्री, इसने इसकी पुष्टि की है। वहीं आपका गढ़वाल राजा वंशावली सूरवीर संग्रह में भी इस व्यक्ति का उल्लेख बताया जाता है। जबकि हमारे इतिहासकार हुए उत्तराखंड के डॉक्टर सर्वप्रसाद डबरा, जिसे हम चारण कहते हैं, इसके अनुसार जगतपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। ये इतिहासकार डबराल जी कहते हैं। बस आपको मैं अभी सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, डिटेल और स्लो मोशन में हम अच्छे से, जब समय मिलेगा हम पढ़ेंगे उसको, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ वहाँ डिटेल से। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल शुरू कर रखा है मैंने। पहले देखिए जीतपाल 35वां नंबर का शासक, इसके बाद आनंदपाल सत्य, इन दोनों पर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस आनंदपाल पर 1-2 पॉइंट। सत्यनाथ भैरव गौरना मंदिर का जीर्णोद्धार इस आनंदपाल ने ही किया था, ऐसा बताया जाता है। श्रीनगर में राजप्रसाद हुआ कालिका देवी मठ का निर्माण भी किया था, एग्जैक्ट इसने किया था, या अजयपाल के समय पे भी ये आता है बच्चों। बद्रीनाथ का मंदिर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन बताया जाता है इसका निर्माण पूर्ण अजयपाल ने किया था। लेकिन आधुनिक रूप में देखा जाए तो माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसे नारद कुंड स्थापित किया था, आपको पता होगा, गर्भगृह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ आप मेरे साथ पढ़ेंगे अजयपाल। थोड़ा सा अभी टाइपिंग होने में समय है बच्चों, इसलिए आपको यहाँ पर अजयपाल में पढ़ा, अजयपाल देखिएगा। 37वां नंबर का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजयपाल पर। 37वां नंबर का शासक 1490 से 1519 इसका टाइम पीरियड बताता है अजयपाल का। शासक बना ये 1490 में चांदपुरगढ़ चमोली का। कहाँ का बना, 1490 में चांदपुरगढ़ चमोली का बना। जानकारी दो देती है बच्चों, जानकारी मानोदय काव्य भरत कवि, किसने लिखे मानोदय काव्य, भरत कवि ने लिखी है। इसके बारे में जानकारी आपका भरत कवि देते हैं। यह एक धार्मिक न्यायप्रिय एवं सत्यवादी व्यक्ति था। यह कैसा व्यक्ति था बच्चों, धार्मिक न्यायप्रिय एवं सत्यवादी। पिता आनंदपाल द्वितीय का, ये किसका पुत्र था, आनंदपाल द्वितीय का। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया कि पंवार वंश के जो संस्थापक के बारे में मतभेद है, कोई कहता है कनकपाल को, लेकिन वो सिर्फ संस्थापक, इसे वास्तविक संस्थापक बताया जाता है। गढ़वाल का अशोक इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है जी, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, नहीं तो डिटेल वाली क्लास में। गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बना, ये बाद में क्यों बना, उपगढ़ पर आक्रमण करने के कारण। तुलना भीम कुबेर कृष्ण व इंद्र से इसकी तुलना की गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलना इससे किस किस से की गई है, तुलना भीम कुबेर कृष्ण व इंद्र से। और इसके समकालीन दिल्ली का सिकंदर लोदी शासक, दिल्ली सल्तनत काल का सिकंदर लोदी इसके समकालीन आया। ये दिल्ली सिकंदर लोदी का समकालीन रहा था, आपको इतना याद रखना है। फिर से आपको याद रखना है 37वें नंबर का शासक था, 1490 में ये शासक बना था। अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारे प्रिंटेड नोट्स और कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम इसी चैनल से आप सर्च मार करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्विज कराया जाता है एवरीडे 9 o'clock।
आप चाहें तो इन क्विजों को लगा करके अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। 1490 में इसमें कीर्ति चंद द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया। कुमाऊं का चंदुवंश का शासक कीर्ति चंद। जब मैं आपको चंदुवंश रिवीजन करवा रहा था तो मैंने बोला कीर्ति चंद पहला शासक जिसने अजयपाल के विरुद्ध क्या किया था, आक्रमण, गढ़वाल पर आक्रमण। अजयपाल भागकर कहाँ चला जाता है, लोहागढ़ चमोली चला जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोहागढ़ चले जाता है अजयपाल भाग करके। 1492 में अजयपाल द्वारा कुमाऊं कीर्ति चंद पर आक्रमण। फिर उसके बाद 91 में ये 91 में ये करता है। 92 में अजयपाल कहता है मैं भी तो हूँ यहाँ, तो वो क्या करता है, आपका रिप्लाई देता है आक्रमण का 92 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसके बाद आपको याद रखना है इस समय पर कोलीगढ़ में नेगी का शासन था, जिसका शासक झगर सिंह था। कई बार सवाल पूछा गया है झगर सिंह कहाँ का शासक था, कोलीगढ़ का। नागपुर गढ़ पर नरवीर सिंह का गुसाई, जिसके पास पारसमणि थी। नागपुर गढ़ आपका यहीं गढ़वाल में है और जिसके पास क्या थी बच्चों, पारसमणि थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 1512 ईस्वी में अजयपाल ने राजधानी देवलगढ़ पौड़ी में स्थानांतरण की। राजधानी चांदपुरगढ़ से इसने कहाँ लाया, देवलगढ़। 1512 में कई बार सवाल पूछा गया है। स्थानांतरण किया वो 1517 में इसने श्रीनगर पौड़ी में बनाया। यहाँ से भी इसने देवलगढ़ से भी 1517 में राजधानी स्थानांतरण की और कहाँ किया, देवलगढ़। ठीक है, और सॉरी 1517 में श्रीनगर किया इससे, जबकि 1512 में आपका देवलगढ़ किया था। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में है, आपको पता होना चाहिए। कई बार सवाल पूछा गया है। अजयपाल द्वारा एक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें एक बार अजयपाल जब शासक बनता है तो उस टाइम पर इसने एक पार्टी रखी। क्या रखी इसने, एक पार्टी रखी जिसमें सभी गढ़वाल के 52 गढ़वों को आमंत्रित किया। लेकिन उसमें उपगढ़ टिहरी, जो उपगढ़ था आपका टिहरी गढ़वाल में है ये, उपगढ़ का शासक कप्पू चौहान इसमें शामिल नहीं हुआ बच्चों। और अजयपाल द्वारा इसके बाद अजयपाल को क्या आया बच्चों, गुस्सा आ गया कि आखिर क्यों नहीं आया, क्यों आखिर हमारे पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो इसने इस उपगढ़ पर क्या किया, आक्रमण किया। उपगढ़ गढ़वाल संभवतः गढ़वाल, देखिए उसके बाद क्या होता है, उपगढ़ का शासक नहीं आता है और ये उपगढ़ पर आक्रमण कर जाता है और कई दिनों तक निरंतर युद्ध चलती है, जिस कारण वहाँ का शासक मर जाता है। और उसके बाद वहाँ के जो इनके मिसिजियों ने क्या किया होता है, अग्निकुंड में अपने आप को क्या कर लिया जाता है, जला देते हैं। इसलिए उपगढ़ गढ़वाल था संभवतः उत्तराखंड का प्रथम जौहर माना जाता है। इस उपगढ़ में जौहर किया था। इस युद्ध के बाद अजयपाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था। जिस प्रकार अशोक ने आपको पता है कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, उसी प्रकार अजयपाल ने भी इस युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तभी तो मैंने बोला इसको क्या, अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। कप्पू चौहान पर अजयपाल ने एक काव्य कहा, तुम वीर तुम जीते हम हारे। देखो जीत के भी अजयपाल ने कहा मैं हम हारे, वीर तुम जीते हम हारे, उस वीर योद्धा पर आप सेंटेंस बोला अजयपाल ने। इसके बाद आपको याद रखना है उत्तरी गढ़वाल को जीतने के बाद वह दक्षिण की तरफ गया। कौन, अजयपाल। जब ये उत्तरी गढ़वाल को जीत लेता है तो एक बार वो सोचता है अब मैं दक्षिणी गढ़वाल को भी जीता। उस समय दक्षिण गढ़वाल में असवाल जाति का आधिपत्य था जो मेहाबगढ़ में रहता था। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मेहाबगढ़ में कौन रहता था, आपको पता होना चाहिए, असवाल जाति लोग रहते थे। और इन्होंने अजयपाल को क्या कर दिया, मतलब अजयपाल के विरुद्ध अपने आप को समर्पण कर दिया। अन्न प्रणाली की शुरुआत पाथा अजयपाल ने ही चलाए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजयपाल ने कौन सी प्रणाली चलाई थी, पाथा, अन्न प्रणाली के लिए। ठीक है, सवाल पूछा गया है। बाद में एक सरकारी पाथा जिसे धूली पाथा कहा गया, जिसे अजयपाल का धर्म पाथा कहा जाता है। अजयपाल का धर्म पाथा किसे कहा जाता है, धूली पाथा को। कई बार सवाल पूछा गया। अजयपाल ने केंद्रीय शासन की व्यवस्था की थी, ये भी सवाल बनाया गया है क्योंकि अजयपाल सेंट्रलाइज में था तो अजयपाल ने केंद्रीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। इन्होंने सेना को वेतन कम करवाया। इन्होंने सेना का वेतन कम करवाया तथा बदले में यथेष्ट भूमि, मतलब वेतन के बदले इन्होंने क्या दी, भूमि प्रदान करने की रीति अपनाई। श्रीनगर को उत्तराखंड का दिल्ली कहा जाता है। जो हमारा पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर है उसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है बच्चों, दिल्ली। क्यों, इस पर 11 बार आक्रमण हुआ है और कई बार ध्वस्त किया गया। जिस प्रकार दिल्ली पर बार बार आक्रमण होते रहे उसको ध्वस्त किया गया, उसी प्रकार हमारा श्रीनगर पर भी आक्रमण करते गए और ध्वस्त करते गए। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। डिटेल क्लास मेरी पब्लिश होती रही है प्ले लिस्ट में, आप चाहे तो वहाँ से डिटेल क्लास आप ज्वाइन करके अच्छे से अपना तैयारी को निखार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ अन्य चीज़ें इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अजयपाल ने 16 ब्राह्मण की नियुक्ति की जो रसोइयाँ बनाने का काम करती थी। मैंने आपको कल भी बताया था चंदुवंश में कि अजयपाल ने क्या किया था, 16 ब्राह्मण की नियुक्ति की थी जो सिर्फ किसका काम करेंगे, खाने बनाने का काम। वैसे आपका चंदुवंश में मैंने बताया था कि चौथानी ब्राह्मण जो सिर्फ विवाह का काम करेंगे। राजराजेश्वरी शक्तिपीठ जो इनकी कुलदेवी थी, पीठ की स्थापना देवलगढ़ में अजयपाल ने की थी। साथ में सत्यनाथ शिव की पीठ भी जो गोरखनाथ पंथ का सन्यासी था। साथ में किसकी पीठ की स्थापना भी किसने, गोरखनाथ पंथ का गोरखनाथ का भी। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना है गोरखनाथ पंत के सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ व आदिगुरु कहा गया। अजयपाल को गोरखनाथ पंत के सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ व आदिगुरु नाम से भी इस नवाजा गया अजयपाल को। सांवरी ग्रंथ की रचना सूरबीर सिंह की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांवरी ग्रंथ की रचना किसने की है? सूरबीर सिंह ने। ठीक है, अजयपाल के लिए एक छत्र सम्राट भद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार सवाल पूछा है किसके लिए एक छत्र सम्राट का प्रयोग किया जाता है? अजयपाल के लिए। ठीक है, इसके बाद अजयपाल पर नेक्स्ट है, आपको कई बार सवाल पूछा गया है कि अजयपाल एक बार हमारे एक कमिश्नर हुए हैं जिनका नाम है ट्रेल। ये 1828 में उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। इन्होंने अजयपाल के भवन अजयपाल ने भवन बनाई थी श्रीनगर में, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है 1828 में कमिश्नर ट्रेल साहब ने। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है कि कमिश्नर ट्रेल ने अजयपाल की किस भवन की चर्चा की है? राजभवन की 1828 में। और वो कहाँ था? श्रीनगर में। श्रीनगर में राजप्रसाद व कालिका देवी मठ का निर्माण आपका अजयपाल ने किया था। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर, देवलगढ़ है आपका, यहाँ पर इस विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में, मतलब योग की मुद्रा में, किस मुद्रा में बच्चों? योग की मुद्रा में इसका एक चित्र उत्कीर्णन किया गया है। अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय के 54 सिद्धों में से एक थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन जाता है जब उपगढ़ पर आक्रमण करता है। तो आपको याद रखना है अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय के 54 सिद्धों में से एक था, आपको ये याद रखना है। देवलगढ़ का राजभवन 1803 में, देवलगढ़ का राजभवन 1803 में बाढ़ भूकंप के कारण बच्चों, किसके कारण? भूकंप से ध्वस्त हो गया और 1854 में बाढ़ में बह गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवलगढ़ का राजभवन भूकंप में कब ध्वस्त हुआ? 1803 में। वहीं आपका 1894 में बाढ़ में बह गया था ये भवन। गोरखनाथ एंड द कनकट्टा योगिन बुक जॉर्ज के ब्रिक्स ने लिखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ एंड द कनकट्टा योगिन बुक के लेखक कौन है? जॉर्ज के ब्रिक्स। आपको ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, कल्याण पाल याद रखना है, 38वें नंबर का शासक। वंशालियों में इसका नाम कल्याण शाह मिलता है। तो क्या कल्याण शाह पहला शासक था? इतिहासकारों का ऐसा मानना है। लेकिन शाह लगाने वाला, तो कल्याण शाह क्या पहला शासक था जो अपने पीछे शाह लगाने वाला? तो लेकिन शाह लगाने की परंपरा तो 43वें नंबर के शासक बलभद्र शाह से शुरू हुई थी। इसलिए इतिहासकार बलभद्र शाह को शाह लगाने वाला पहला शासक मानते हैं, क्योंकि 43 शासक के बाद निरंतर गढ़वाल के जो भी शासक आएंगे अपने नाम के पीछे शाह लगाएंगे बच्चों। ठीक है, अपना राज्यभार मंत्रियों पर छोड़ दिया था इसने। तिब्बत के दापा शासक पर आक्रमण करने वाला पहला शासक विजयपाल था। कोई इसी को क्या भी बोलते हैं? विजयपाल। अब देखिए, इतिहासकार कल्याण पाल को ही विजयपाल भी मानते हैं, लेकिन विजयपाल तो 41वें नंबर का शासक था। ठीक है, इसलिए ये दोनों अलग हो जाते हैं। इतिहासकार कल्याण पाल को क्या मानते हैं बच्चों? विजयपाल भी मानते हैं, लेकिन विजयपाल तो 41वें नंबर का शासक था। ठीक है, सुंदरपाल 39वें नंबर का शासक आता है, कुछ नहीं पढ़ना है। हंसपाल 40 कुछ नहीं। विजयपाल आपको 41वें नंबर का शासक पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इस पर भी आपको। सहजपाल 42वें नंबर का शासक, हाँ इस सहजपाल पर तो कुछ पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये सहजपाल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकबर का समकालीन था ये सहजपाल। आपको याद रखना है सहजपाल किसके समकालीन था? अकबर का समकालीन था, जो मुगल दरबार का एक महान शासक हुआ है। इस समय आपको याद रखना है चंद शासक भी समकालीन थे। अकबर का चंद समकालीन शासक मैंने आपको पहले भी बताया हूँ मैंने कि एक तो आपको भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद और आपको लक्ष्मण, ये 4 के 4 शासक आपको अकबर के समकालीन मिले थे वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सहजपाल को गढ़वाल के इतिहास में राजनीतिक चतुर राजा कहा गया है। इसने अपनी स्वतंत्रता अस्तित्व हमेशा बनाए रखा। इसने अपनी स्वतंत्रता क्या किया? हमेशा बनाए रखा बच्चों। ठीक है, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ पूरा पंवार वंश। देखते हैं पार्ट ए में हो पाता है नहीं पाता है, कोशिश करेंगे पार्ट ए में हमारा ये पूरा रिवीजन हो जाए। फिर देखते हैं टिहरी गढ़वाल में, जो टिहरी गढ़वाल का प्रथम शासक सूरधन साहब, उसको अलग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो ठीक है। इस पर अभी आप बने रहेंगे,
1 घंटे के अंतर्गत पूरा करते हैं। इसे गढ़वाल में प्रजा को मतलब इसके समय में प्रजा को सुख कर मतलब इसे जो ये सहजपाल है इसे ये प्रजा को बहुत खुश करता था, मतलब प्रजा को सुख करने वाला शासक बताया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है सहजपाल कालीन 5 अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ से मिले गए? देवप्रयाग से। और देवप्रयाग कहाँ से मिला है? वो भी रघुनाथ मंदिर से। आपको ये देवप्रयाग से 5 अभिलेख मिले। और देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में। और देवप्रयाग पर किन दो नदियों का संगम होता है? आपको पता होना चाहिए, भागीरथी और अलकनंदा का। यहीं से कौन सी नदी यहीं से होकर के किस नदी, इन दोनों के सम्मिलित धारे को हम गंगा कहते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा आपका सतोपन ग्लेशियर, सतोपन ताल से। और वहीं आपके भागीरथी उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। फिर यहीं से गंगा आगे बहती है, जो राज्य में 96 किलोमीटर। और वहीं अलकनंदा की 195 किलोमीटर आपको याद रखना है। भागीरथी 205 किलोमीटर। ये डिटेल से मैं नदी तंत्र में आपको बताऊंगा। ठीक है, अरे डोंट वरी यार। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, इस सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखतः प्रजाया कहा गया है। मैंने बोला ना तो ये पहले, सुख करने वाला शासक बताया गया है इसे। किसमें? अजय पाल के समय पर। ठीक है, गुणज्ञ सुखतः प्रजाया कहा गया है। बलभद्र शाह पढ़ेंगे इसके बाद हम। 43वें नंबर का शासक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बलभद्र शाह। 1575 1591। ठीक है, बलभद्र शाह ने अपने नाम के साथ में शाह लगाने वाला पहला शासक। मैंने बोला ना यहाँ से निरंतर लगाएंगे। अब गढ़वाल के जितने भी शासक होंगे इसे शाह की उपाधि बहलोल लोधी ने दी थी। लेकिन हमारे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि बहादुर खान लोधी ने यह दिया था, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। ठीक है, बताऊँगा यहाँ पर और डिटेल से, जब मैं डिटेल से आपको टॉपिक लेकर के आऊँगा। बलभद्र शाह अकबर के समकालीन था। किसके समकालीन था? अकबर, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। बलभद्र शाह ने श्रीनगर में एक राजभवन का निर्माण किया था। बलभद्र शाह ने श्रीनगर में किस भवन की निर्माण की थी? राजभवन की निर्माण की थी। इसके बाद आपको याद रखना है, बलभद्र शाह के समय से ही गढ़वाल राजाओं व मुगलों के बीच राजदूत भेजने की परंपरा मानी जाती है। कौन सी परंपरा? राजदूत भेजने की परंपरा इसी के बलभद्र के शाह के समय ही बताई जाती है। इसके बाद आपको याद रखना है, बलभद्र शाह का उल्लेख क्या कहीं पे मिलता है? हाँ, बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। इनका उपनाम पूछा जा चुका है, और उपनाम भी क्या है बलभद्र शाह का? राम शाह वो बलराम शाह। बलभद्र शाह का उपनाम पूछा जा चुका है, और आपको याद भी रखना है, राम शाह और बलराम शाह। ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ग्वालदम आपका चमोली में है, ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था। अब थोड़ी देर में और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसमें। ग्वालदम युद्ध के बाद बलभद्र शाह को बहादुर शाह की उपाधि दी गई थी। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहादुर शाह को यहीं से आपको बहादुर शाह कहने लगे थे, मतलब। ठीक है, बलभद्र खुद को क्या कहने लगे? यहाँ से बहादुर शाह। ठीक है, इसके बाद बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन महाबली से की जाती है। बलभद्र शाह की तुलना किससे की जाती है? भीमसेन महाबली से की जाती है, आपको याद रखना है। इसके बाद 44वें नंबर का शासक पढ़ेंगे आप, मानसा। कौन पढ़ेंगे? मानसा 1591 से 1611। समकालीन मुगल शासक अकबर व जहांगीर। ये जो मानसा था ना, ये आपका अकबर और जहांगीर के समकालीन था। और चंद शासक रुद्रचंद व लक्ष्मीचंद। चंद शासक रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद के समकालीन मानसा था। सोने के बर्तन में खाना खाता था इस टाइम पीरियड पर। इतना सोना हुआ करता होगा इसके दरबार में। चंपावत पर अधिकार सेनापति नंदी ने। इसके सेनापति का नाम नंदी पूछा जा चुका सवाल है। इसके सेनापति नंदी ने चंपावत पर क्या किया? अधिकार किया बच्चों। अजयपाल के बाद यह दूसरा प्रतापी शासक बताया जाता है पंवार वंश का। इसने दापा तिब्बत के शासक काकवा मोर पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया इसने? दापा का जो तिब्बत का शासक था काकवा मोर, इसने काकवा मोर पर आक्रमण किया और उसे हराया। दापा को जीता और वहाँ का प्रशासक जीतू ब्रतवाल को बनाया। दापा को जीता और वहाँ का शासक जीतू ब्रतवाल को रखा, और फिर अपने राज दरबार पंवार वंश में यानी टिहरी गढ़वाल आ गया मानसा। ठीक है, तिब्बत पर सफल आक्रमण करने वाला
पहला शासक था आपका मानसा। दानवीर कर्ण नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सोने चांदी बहुत हुआ करता था और ये दान बहुत दिया करता था, इसलिए इसको दानवीर कर्ण नाम से भी जाना जाता है। मानपुर शहर की स्थापना मानशाह ने की थी। कई बार सवाल बना है, मानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मानशाह। इसके समय पर लक्ष्मीचंद ने शालबुग्गा किले से गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसके समय से जो लक्ष्मीचंद था ये शालबुग्गा किले से लगातार निरंतर आक्रमण करते रहा था। पंवार वंश की जानकारी देने वाला राजकवि भरत कवि, जिसने मानवोदय काव्य की रचना की है, जो जहांगीर के दरबार में था। देखिए, पंवार वंश की जानकारी देने वाला एक राजकवि भरत कवि है जिसने मानवोदय काव्य की रचना की है, जो जहांगीर के दरबार में रहता था। जो किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के। तिब्बत का पहला शासक जीतू बटवाल, मैंने बता दिया, वहाँ का शासक काकवा मोर को हराया इसने, ठीक है। इसके बाद हम 45वें नंबर का शासक पढ़ेंगे श्याम शाह। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन क्लास है, डिटेल फिर पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप रिवीजन से अच्छे से अपने आप को रिकॉल करिए पूरा पंवार वंश, ठीक है। उपनाम श्याम शाह। समकालीन लक्ष्मी चंद व तिरमल चंद, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी चंद व तिरमल चंद के समकालीन श्याम शाह। मुगल साम्राज्य के जहांगीर के समकालीन, मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था श्याम शाह। श्याम शाह का ऐतिहासिक ग्रंथ जहांगीरनामा, मतलब श्याम शाह का उल्लेख और श्याम शाह का नाम जहांगीर के जो आत्मकथा है जहांगीरनामा में मिलता है। आपको याद रखना है जहांगीरनामा में किस शासक का उल्लेख मिलता है? पंवार वंश का श्याम शाह, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है श्याम शाह के टोटल 99 विवाह हुए थे। कितने विवाह? 99, लेकिन इसका कोई संतान नहीं था 99 के बाद भी। श्याम शाह, श्रीनगर में श्याम शाह बागान का निर्माण श्रीनगर पौड़ी में इसी ने किया था। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि श्याम शाह बागान की स्थापना किसने की? जहांगीर ने घोड़ा तथा हाथी उपहार दिया आगरा में 1611 में। जहांगीर और श्याम शाह की भेंट कहाँ हुई थी? आगरा में। और कब हुई थी? 1611 में। बदले में घोड़ा तथा हाथी उपहार में दिया था आपका किसने? जहांगीर ने श्याम शाह को। इसके समय में जेसुए पादरी अंतोनिया अंद्रोत ने गढ़वाल की यात्रा की थी। इसी के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेसुए पादरी अंतोनिया अंद्रोत कब गढ़वाल की यात्रा कर रहा था? श्याम शाह के समय पर, ठीक है, आपको याद रखना है। शिलाशाही नामक ग्राम में भूमि का एक अंश शिवनार जोशी को दान दिया था, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद आप 46वें नंबर का शासक पढ़ेंगे महपति शाह 1631 से 1639। 46वें नंबर का ये कौन था? श्याम शाह का चाचा, क्योंकि श्याम शाह का तो कोई पुत्र था ही नहीं, तो आपको याद रखना है ये श्याम शाह का चाचा था। महपति शाह के 3 सेनापति के नाम आपको हर हालत में याद रखना है। एग्जामिनर में सीधे पूछ देगा, यहाँ पर कुछ और बता देगा, पुरुषपंद्र डाल देगा, निम्न में से कौन था कौन नहीं था। ये तो नॉर्मल सवाल है उत्तराखंड एग्जाम में। तो लोधी रिखोला पहला, उसके बाद माधोश्य भंडारी, तीसरा बनवारी दास। तीनों ये सेनापति महपति शाह के समय पे हुए और तीनों ही ऐसे मूर्धन्य हुए हैं ना, मतलब तीनों ही इतने खतरनाक सेनापति हुए हैं, आपको बता नहीं सकता मैं। ये डिटेल में बताएंगे इनकी स्टोरी कि माधो सिंह भंडारी कौन था, लोधी रिखोला कौन था, बनवारी दास कौन था। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम भी मिलेंगे आपको। चंद वन तिरमल चंद के समकालीन, तिरमल चंद इसके समकालीन था। मुगल शासक शाहजहां के समकालीन महपति शाह। मलिथा की गुल जिसे रास्ता का निर्माण माधोश्य भंडारी ने अपने पुत्र की बलि देकर बताया। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं। आखिर मलिथा की गुल का निर्माण के पीछे क्या मकसद था? माधोश्य भंडारी एक बार अपने गांव आता है, पता होना चाहिए आपको, और पूरे गांव में सूखा पड़ा होता है। इसी से वो बधेय बना चुका होता है कि मैं गांव में क्या करूंगा, एक नहर लाऊंगा, पानी लाऊंगा, और वहाँ से पूरा चट्टान काट करके, वो चट्टान को खोद करके गुल बनाता है, मतलब रास्ता बनाता है, जहाँ से वो पानी लेकर के अपने राज में आता है, ठीक है, अपने गाँव पे आता है और अपनी पुत्र की बलि देता है। कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। महपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। महपति शाह ने तिब्बत पर कितने बार आक्रमण किया था? 3 बार। भूलवश महपति शाह ने एक बार 3-4 नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। तत्पश्चात पश्चाताप करने के लिए ऋषिकेश में भरत मंदिर में ध्यान करने के लिए चले जाता है। क्या करने के लिए जाता है? वो पश्चाताप करने के लिए वहाँ चले जाता है। लेकिन फिर वो वहाँ भी क्या सोचता है कि हर तरीके से भगवान मेरे को ही घूर रहा है, तो वो क्या कर देता है? भगवान की 2 आंखें निकाल देता है, और वो सोचता है अब तो मेरा पाप ज़्यादा बढ़ गया, अब वो और क्षमा याचना करने लगता है। फिर वो एक ही मन्नत मांगता है कि मेरी मृत्यु ऐसे युद्ध में हो, मेरी मृत्यु हमेशा मतलब युद्ध में हो, तो उसकी मृत्यु आपका युद्ध में ही हो जाता है, कुमाऊँ पर।
केशवराय मठ का निर्माण श्याम शाह ने करवाया था, जबकि इसे पूरा 1625 में महपति शाह ने किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केशवराय मठ का निर्माण किसने किया था, शुरू किसने, श्याम शाह, लेकिन फिनिशिंग इसको 1625 में आपका महपति शाह करता है। ठीक है। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर की स्थापना करवाया था महपति शाह ने, आपको याद रखना है। अपने राज्य में रोटी सूची नामक प्रथा चलाया था, बिना कपड़े बदले, मतलब पहले बिना कपड़े धोती होती पहन करके अच्छे से खाना बनाता था, लेकिन रोटी सूची नामक प्रथा चलाया इसने बिना कपड़े बदले ही। मोलाराम ने महपति शाह को महाप्रचंड भुजंड कहा है। मैंने आपको जो चंदोवन से पढ़ा रहा था वहाँ पर भी इस शासक की चर्चा हुई थी, जब शाहजहाँ गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा था, जब मैं आपको पृथ्वीपति शाह आपको वहाँ पर पढ़ा था अच्छे से उनके बारे में। काकवा मोर कोर युद्ध या काकवा मोर युद्ध महपति शाह व तिरमल चंद के बीच हुआ था, जिसमें महपति शाह की मृत्यु हुई। मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि भरत मंदिर में वो मन्नत मांगता है कि मेरी युद्ध कुमाऊं युद्ध में हो, मतलब तो ये क्या करता है तिरमल चंद, और इसके बीच में क्या होता है, काकवा मोर का युद्ध होता है, जिसमें महपति शाह की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में महपति शाह की मृत्यु हो जाती है। काकवा मोर युद्ध में महपति शाह की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आपको याद है थोड़ा सा माधोसिंह भंडारी पर चर्चा हो जाए। खैर स्टोरी तो फिर कभी बताऊंगा मैं। माधोसिंह भंडारी जो सेनापति था महपति शाह के शासनकाल में, गर्भभंजक कहा गया है, जबकि गर्भभंजन महपति शाह को। मलेथा के गुल रास्ता का निर्माण आपका इसी व्यक्ति ने किया। रजत विलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग टिहरी से प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी। इसके बारे में आप क्या याद रखना है, 1640 में प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लेख है कि रानी कर्णावती ने चमोली जिले के हाटग्राम में भूमि दान माधोसिंह भंडारी को साक्षी बनाकर किया था, जो एक हटवाल ब्राह्मण को दिया था। देखिए चमोली में ना एक गांव है हाटग्राम, और हाटग्राम में भूमि दान दिया था रानी कर्णावती ने, और ऐसा साक्षी होने का प्रमाणित कौन देता है, आपका ताम्रपत्र। और यहाँ तक कि किसके समक्ष, माधोसिंह भंडारी इसका जीता जागता उदाहरण है, और इसका प्रमाणित कौन देता है, अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा रानी कर्णावती पर चर्चा हो जाए, बिल्कुल हो जाए, डिटेल से हम फिर रानी कर्णावती के बारे में और पढ़ेंगे। महपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती को नाकट रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मैं पहले भी चंदोवन से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार चर्चा यहाँ पर भी हो जाए। 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका रानी कर्णावती थी। अपनी सूझबूझ व साहस से मुगल सैनिकों को पटक कर मार के और पकड़ कर उनके नाक काट दिए थे। इस घटना के बाद उनका नाम नाकट रानी से प्रसिद्ध हो गया। देखिए 1627-28 में जब आपका ना औरंगजेब की यहाँ पर शाहजहां का उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, तो उससे पहले आपका शाहजहां जब शासक बना होता है ना, तो शाहजहां सोचता है कि मैं पूरे भारतवर्ष को क्या करूं, जितने भी राज्य हैं उनको मैं पार्टी देता हूं। लेकिन महपति शाह इस पार्टी में नहीं चले जाता है, तभी वो गढ़वाल युद्ध अभियान करता है, मतलब इसके पीछे ये रीजन था। 2 बार आक्रमण करता है वो, एक बार 35 में, एक बार 54 में। पृथ्वीपति शाह इसके बाद हमारा शासक है, 47 नंबर का शासक, 1634 से लेकर 1664 तक। 1640 में राज्याभिषेक कराया गया पृथ्वीपति शाह का। मात्र 7 वर्ष की आयु में इसे गद्दी पर बिठाया गया। अब 7 वर्ष में भला क्या राह चला था, तो इसलिए रानी कर्णावती इसकी संरक्षिका बनी, पिता महपति शाह। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है माता रानी संरक्षिका पृथ्वी को वो बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर आपको याद रखना है मुगल शाहजहां सुलेमान शिको को श्रीनगर में पोड़े गढ़वाल में इसने संरक्षण दिया था। मैंने बता दिया था ये सुलेमान शिको कौन था, क्या दारा शिको का पुत्र था, कल इसके बारे में डिटेल में चंदवंश में मैं पढ़ा चुका हूँ। सुलेमान शिको के साथ श्याम शाह हरदास जो एक चित्रकार थे तथा साथ आए थे, और इनको भी संरक्षण दिया पृथ्वीपति शाह ने। कौन कौन के साथ आए थे, श्याम शाह और हरदास, 2 चित्रकार सुलेमान शिको के साथ आपका गढ़वाल आए थे, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है सुलेमान शिको को मुगल शासक औरंगजेब के पास पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदनी शाह ने पहुंचाया था। सुलेमान शिको को ना, जो दारा शिको का पुत्र था ना, इसे औरंगजेब के पास किसने पहुंचाया, इसी का पुत्र पृथ्वीपति का शाह का जो पुत्र था मेदनी शाह ने इसको यहाँ पहुंचाया था। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, हरिदास पुत्र हीरालाल गढ़वाल शैली का सूत्रपात, मतलब गढ़वाल चित्रकला का सूत्रपात, इन्होंने ही सर्वप्रथम चित्रकार व कला का विस्तार किया था गढ़वाल में। कई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, हरिदास, हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम, आपको सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है, पहले हरिदास, फिर हीरालाल, फिर मंगतराम, फिर मोलाराम। इन पर सवाल बन चुका है अभी तक। इसके बाद फतेहपति शाह 48वें नंबर का शासक, 1664 से 1716 तक आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जानकारी का स्रोत
फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जिसने किसने लिखा है, जयशंकर ने। फतेह शाह रत्न कवि, फतेह प्रकाश पुस्तक रत्न कवि, दोनों ही दोनों। वित्र विचार कवि राज सुखदेव, वृत्त कौमुदी मतीराम। ये 4-5 पुस्तक आपको फतेहपति शाह के बारे में जानकारी देंगे। अभी मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको रिवीजन के तौर पर ले जाना है इसे। संरक्षिका राजमाता कटौची, इसकी संरक्षिका कौन थे फतेहपति शाह का, राजमाता कटौची। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की भांति एक घोड़े पर बैठा चित्रशिलायां, आपको एक घोड़े पर बैठा इनका क्या मिलता है, आपको चित्र मिलता है। इसके बाद यह एक महान राजा, साहित्य प्रेमी, उदारवादी, वीर शासक, धार्मिक, कला प्रेमी बताया गया है इस शासक को। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। गढ़वाल का शिवाजी इसी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद इस पर नेक्स्ट फैक्ट है आपका, गढ़वाल राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके काल को। इसके शासनकाल में लोग घरों में अपने ताला तक नहीं लगाते थे, जहाँ भी जाना हो बिना मतलब डोर को ओपन छोड़ ही चले जाते थे। सम्राट गुप्त तथा सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति इसके दरबार में 9 रत्न थे। वहीं आपके अकबर के दरबार में भी कितने रत्न थे, 9 रत्न, ठीक है, आपको याद रखना है। फतेहपति शाह के 9 रत्न सवाल बन सकता है बच्चों, क्योंकि आजकल इस तरह के सवाल बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहला नाम सुरेशानंद ब्रथवाल, जो पहला नाम है सुरेशानंद ब्रथवाल, दूसरा नाम है हरिदत्त नोटियाल, तीसरा नाम है खेतराम, चौथा नाम है वासवानंद, पांचवा नाम है रुद्रदत्त किमोड़ी। यहाँ से सीक्वेंस हो गया बच्चों, एक बार फिर से देखिए, सुरेशानंद ब्रथवाल पहला है, दूसरा खेतराम, तीसरा रुद्री दत्त किमोड़ी, चौथा सहदेव चंदोला, पांचवा हरिदत्त थपलियाल। और इसके बाद नेक्स्ट है हरिदत्त नोटियाल, वासवानंद बहुगुना, शशिधर डंगवाल और कीर्तिराम कैथोला। ये 9 के 9 रत्न आपके फतेहपति शाह के दरबार में थे। सवाल बना है कि किस पंवार शासक के दरबार में 9 रत्न थे, वो आपके फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट ले जाता है फतेहपति शाह के बारे में। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने आश्रय दिया था। ये भी सवाल बना है कि गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने कब आश्रय दिया था, 1699 में। फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिया था, राजपुर, खुरबुरा, चामासारी। ये तीनों के तीनों गांव जहां है उस जगह का नाम है देहरादून, ठीक है। देहरादून जिला आपका 1817 में बनता है। ये भी सवाल पूछा गया। अब हम फतेहपति शाह के युद्ध अभियानों पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। युद्ध अभियान फतेहपति शाह का, दापा तिब्बत पर सफल आक्रमण किया इसने। दूधातोली का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानचंद चंद्रवंश का वो फतेहपति शाह के मध्य में हुआ। इस विजय में आपका फतेहपति शाह विजय हो जाता है, ठीक है। दूधातोली का युद्ध, दूधातोली का क्षेत्र 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला है, बताना चाहूँगा। बैजनाथ बागेश्वर 1710 में विजिट किया इसने, बैजनाथ बागेश्वर को 1710 में विजिट किया। और यहाँ पर कत्यूरी घाटी पर जो कत्यूरी घाटी पर एक गांव है गरसार गांव को इसने बद्रीनाथ मंदिर को दान किया। मतलब बद्रीनाथ मंदिर के लिए यहाँ से जितने भी राजस्व उन दिनों कलेक्शन होता था वो सब के सब बद्रीनाथ मंदिर को क्या किया, इसने समर्पण किया। आज भी ये गांव के लोग जितना भी राजस्व प्राप्त होता है कुछ न कुछ बद्रीनाथ मंदिर को क्या करते हैं, भेंट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। GRC विलियन ने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेहपति शाह ने सहारनपुर यूपी पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था, सहारनपुर यूपी में आक्रमण किया था, तथा दरोड़ा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया था। एक दरोड़ा परगना है यूपी वाले रीजन में सहारनपुर, वहाँ पर इसने फतेहपुर नामक नगर बसाया था। आपका GRC विलियन साहब ऐसा कहते हैं। 1685 के आसपास सिरमौर राज्य हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया था सिरमौर राज्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तथा साथ में बैरारगढ़ तथा कालशीगढ़ को भी छीन ले आया और पांवटा तथा जौनसारी क्षेत्र में भी अपने अधिकार, इसको पांवटा और जौनसारी का क्षेत्र भी अपने अधिकार में कर लिया जब ये ऊपर की ओर आ रहा था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भगानी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। भगानी का युद्ध गुरु गोविंद तथा फतेहपति शाह के मध्य में, किस किस के मध्य में हुआ, गुरु गोविंद तथा फतेहपति शाह के मध्य में। यह युद्ध संधि से समाप्त हुआ था। यह युद्ध किससे समाप्त हुआ था, यह युद्ध संधि से समाप्त हुआ था। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है 49वें नंबर का शासक उपेंद्र शाह। कौन सा शाह, उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह पर टिहरी राज अभिलेखाकार
से ज्ञात होता है कि यह 10 से लेकर 11 महीने तक ही शासन बना रहा। सिर्फ 11 महीने, 10 से लेकर 11 माह। उपेंद्र शाह की मृत्यु बगवाल मेले के दिन हुई थी और ये बगवाल मेला आपका चंपावत में लगता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शासक दिलीप शाह 50वें नंबर का शासक, सबसे कम समय के लिए शासक बनता है, मात्र 1 से 2 महीने शासन पर ही बैठता है। प्रदीप शाह 53वें नंबर का शासक, 52वें नंबर का शासक, 1717 से 1773। दिलीप शाह का पुत्र था प्रदीप शाह। ठीक है, इसके बाद इसकी संरक्षिका राजमाता जिया कनकदी। कई बार सवाल पूछा गया है कि राजमाता जिया कनकदी किसके संरक्षिका थी? प्रदीप शाह। ठीक है, गुरुकुल के लिए इसने 4 गांव दान किए। गुरुकुल निर्माण के लिए धमुवाला, पंडितवारी, मियावाला, भूपतवाला। फिर से आपको याद रखना है, धमुवाला, पंडितवारी, मियावाला और भूपतवाला। प्रदीप शाह का सभा कवि मेधाकर शर्मा। प्रदीप शाह का सभा कवि कौन था? मेधाकर शर्मा, जिसने रामायण प्रदीप काव्य लिखी है। जिसने क्या लिखी है? रामायण प्रदीप काव्य। इसके बाद आपको याद रखना है, तत्कालीन चंद्रवंश का समकालीन शासक कल्याण चंद चतुर्थ। इसके साथ इसके कैसे संबंध थे? मधुर संबंध थे, मतलब काफी अच्छा संबंध था। 1743 में रोहिल्यों ने कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में कुमाऊं में आक्रमण किया। इस आक्रमण में प्रदीप शाह ने इस कल्याण शाह चतुर्थ की क्या की थी? सहायता की थी। अब इसके बाद 1773 आपको जाना है, और दूनागिरी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दूनागिरी का युद्ध कब हुआ था? 1773 में रोहिल्यों व गढ़वाल और कुमाऊं की सेनाओं के मध्य ये क्या हुआ था? दूनागिरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद ललित शाह 53वें नंबर का शासक, 72 से लेकर 80। पुत्र प्रदीप शाह का पुत्र था ललित शाह। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे कुमाऊं का पैरम क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ललित शाह को इसने क्या कहा? कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए क्या कहा? न्योता दिया, आक्रमण मतलब। तो कुमाऊं चंद शासक दीपचंद का समकालीन, उस टाइम कौन इसका समकालीन था? दीपचंद। कुमाऊं सेना का नेतृत्व मोहन सिंह रौतेला उर्फ मोहन चंद कर रहा था। वो गढ़वाल सेना का नेतृत्व ललित शाह ने किया। बगवाली पोखर का युद्ध सन 1777 में हुआ था। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ललित शाह व मोहन। इस युद्ध में ललित शाह विजय रहा। इस युद्ध में कौन विजय रहा बच्चों? ललित शाह विजय रहा। ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं अल्मोड़ा में बैठाया। इसके बाद ललित शाह उसके बाद कहाँ आ जाता है? अल्मोड़ा में आ जाता है और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को यहाँ पर सिंहासन पर बिठाता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह पर मैंने कल आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। कुमाऊं अभियान से लौटते समय गणाई गिवार दुल्हड़ी, जो अल्मोड़ा से आगे पड़ता है, गिनाई गिवार दुल्हड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ललित शाह की। ललित शाह के पुत्र, इसके बाद यहाँ से प्रद्युम्न शाह वापस चले जाता है। ललित शाह के पुत्र जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। ललित शाह के पुत्र के नाम आपको याद रखने हैं, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा जयकृत शाह। ललित शाह के बाद उसका पुत्र। 1780 से 1786 संघर्षिका क्यूंठली, कई बार पूछा गया है क्यूंठली कौन थी? ठीक है, ललित शाह की मिसेज। ठीक है, जयकृत शाह की माता जी, जयकृत शाह की संघर्षिका। सवाल कैसे बन सकता है? आपको हर हाल में तैयार रहना है। 1780 में प्रद्युम्न शाह व जयकृत शाह के बीच पहला आक्रमण होता है। 1780 में कपरौली का युद्ध होता है। उसके बाद 1785 गढ़वाल सेना व सिरमौर के शासक जगत प्रकाश के बीच, और सिरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कपरौली का युद्ध कई बार पूछा गया है। 1785 में गढ़वाल सेना व सिरमौर शासक जगत प्रकाश के बीच होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, जयकृत शाह के समय जोशियानी कांड हुआ था सन 1786-1785। कहीं पर 85 भी आपको राइट में हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। वो गढ़वाल के कई हिस्सों में लूटपाट व अत्याचार किया हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, जोशियानी कांड कब हुआ था? 1785 में। ओके बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आपको सिर्फ ये क्लास रिवीजन क्लास है। कैसी क्लास है? रिवीजन क्लास है। आप डिटेल वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको डिटेल क्लास मिल जाएगी। और आप चैनल पर नए होंगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी आपके एग्जाम उत्तराखंड में कई सारे ऐसे फॉर्म निकलने वाले हैं जो आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह 86-4।
86 में गढ़वाल का शासक बना प्रद्युम्न शाह। गढ़वाल और कुमाऊं में शासन करने वाला एकमात्र शासक। मैंने कल बताया था, जैसे न सिर्फ गढ़वाल व कुमाऊं के जनताओं ने उसका स्वागत किया, ठीक है, जबकि बहुत सारा प्यार भी दिया। गढ़वाल का शासक बनाने पर प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह ने विद्रोह किया। जैसे ही गढ़वाल का शासक बनता है तो उसके भाई पराक्रम शाह को गुस्सा आ जाता है। मोलाराम ने अपनी पुस्तक गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक पराक्रम शाह के विद्रोह का उल्लेख किया है। इसमें पराक्रम शाह को देशद्रोह बताया गया है। इसमें पराक्रम को शाह को क्या बताया गया है? चरित्रहीन कह सकते हो, दुलासी के तो और दुराचारी एवं चरित्रहीन राजकुमार बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ये विद्रोह करता है। और गढ़ गीता का ये किसमें बताया? गणिका नाटक संग्रह में। और ये सवाल पूछा भी गया है कई बार। हाँ, इसके बाद प्रद्युम्न शाह के गढ़वाल आने पर कुमाऊं की राजगद्दी हर्षदेव जोशी ने संभाला। कुमाऊं की राजगद्दी कौन संभालता है? हर्षदेव जोशी। ठीक। पालीग्राम का युद्ध सन 1786। देखिए, पालीग्राम का युद्ध हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के बीच। कई बार सवाल पूछा है पालीग्राम का युद्ध किए अचानक से ये चंद्रवंश में क्यों आ गया मैं? क्योंकि इसका संबंध है बच्चों। पराक्रम शाह ने इसका सहयोग किया था हर्षदेव जोशी का। लाल सिंह ने सहयोग किया था मोहन सिंह का, ठीक है। इसमें मोहनचंद पराजय होता है, तो इसमें मोहनचंद क्या होता है? पराजय। 1788 में फिर से हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद के विरुद्ध आक्रमण किया और विजय हुआ। इस युद्ध में मोहनचंद की मृत्यु हो जाती है। इस विजय दोबारा फिर जब इन दोनों के बीच युद्ध होती है तब जाकर के मोहनचंद की मृत्यु हो जाती है और हर्षदेव जोशी ने अपने चहेते को शिवचंद को गद्दी पर बिठाया कुमाऊं में, ठीक है। महेंद्रचंद और शिवचंद के मध्य युद्ध, महेंद्रचंद विजय। 1790 में गोरखा आए, आपको पता है, अल्मोड़ा में। और इसके बाद 1790 में हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर गोरखाओं ने हवाला बाग युद्ध को जीतकर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। इसी के बाद जब अल्मोड़ा से अंग्रेज गढ़वाल नीति अपनाते हैं और 1791 में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध होता है, जिसे लंगूरगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम पर पूछा गया सवाल है, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1791 में, जिसे हम लंगूरगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इससे कहीं ना कहीं संबंध है, अभी देखिएगा। 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल का सबसे विनाशकारी भूकंप 9.0 तीव्रता बद्रीनाथ पर आया, ये पूरे गढ़वाल पर आया। और 1803 में गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा आक्रमण हुआ था और बाराहाट में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था बच्चों? बाराहाट उत्तरकाशी में हुआ था। 1803 में गोरखाओं ने इस भूकंप और भयंकर जो अकाल पड़ा था उसका फायदा उठाया और गोरखाओं ने 1803 में क्या किया? गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण किया और इसका उन्होंने क्या किया? भरपूर फायदा उठाया। गढ़वाल और गोरखा सेनाओं के बीच तीसरा युद्ध चमुआ में हुआ। कहाँ हुआ तीसरा युद्ध? चमुआ में हुआ बच्चों, ठीक है। फिर 14 मई 1804, फिर 14 मई 1804 को खुरबुड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा सेना व गढ़वाल सेना के बीच युद्ध हुआ। गोरखा सेना व गढ़वाल सेना के बीच युद्ध कब हुआ था? 14 मई 1804 खुरबुड़ा नामक मैदान देहरादून में। इस युद्ध में पंवार शासक प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। किस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होता है? आपको खुरबुड़ा का युद्ध याद रखना है और खुरबुड़ा का मैदान देहरादून में आपको याद रखना है। 1804 में संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। 1804 से लेकर के 1815 तक ये लोग कहाँ बैठेंगे? उसके बाद गोरखा कहाँ बैठेंगे? गढ़वाल में। फिर अंग्रेज आएंगे, फिर अंग्रेज बैठेंगे 47 तक, यहाँ 15 से 47 तक, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए प्रद्युम्न शाह ने अपना राज सिंहासन सहारनपुर को भेजा था। किसे? आपको याद रखना है कि गोरखाओं से लड़ाई लेने के लिए जो प्रद्युम्न शाह था उसने अपना राज सिंहासन राजपुर को भेजा था। किसको? सहारनपुर को भेजा था। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है।